वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका उदय एक जलते हुए उल्का की भांति हुआ था और अंत भी वैसे ही हो गया। तो नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, वो कैसे एक शासक बना, कैसे एक बहुत बड़ी कन्क्वेस्ट नेपोलियन ने अटेन की और कैसे नेपोलियन का पतन हुआ, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप मैप की लोकेशन देखिए। उस समय जब नेपोलियन रूल किया करता था, ये जो डार्क रेड कलर आपको दिख रहा है, ये वो लोकेशन है जहां पर नेपोलियन सीधे सीधे रूल करता था। ये जो लाइट रेड कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेन की लोकेशन में और यहाँ के लोकेशन में, दैट वाज द लोकेशन जहां नेपोलियन के भाई रूल कर रहे थे, उन्हें शासक बनाया गया था। ये जो कलर आपको जहां पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, दैट वाज द लोकेशन जहां पर नेपोलियन के ब्रदर इन लॉ रूल पर थे, जिन्हें वहां का शासक बनाया गया था। और ये जो येलो कलर पे आपको लोकेशन दिख रही है, दैट इज द लोकेशन इन राज्यों ने नेपोलियन की सत्ता को स्वीकार किया था। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का नेपोलियन के अंडर में आता था जब नेपोलियन फ्रांस में रूल कर रहा था तब। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, जैसे कि आखिर क्यों आवश्यकता है कि हम नेपोलियन के बारे में और जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उनके बारे में डिटेल से जानें। देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि नेपोलियन एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, एक ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है वो। तो उनके बारे में आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली। तो आपको जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से उनके बारे में जानना चाहिए। दूसरी बात कि इन डिटेल्स को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं में कॉजेस और इम्पैक्ट्स छुपे हुए हैं। जैसे कि जब हम बाद में बात करेंगे कि कैसे नेपोलियन डिक्लाइन करते हैं, तो उनका उसका एक महत्वपूर्ण कारण था अटैक ऑन रशिया और पेनिनसुलर वॉर में इंडल्ज होना। तो अब हमें उनके स्पेसिफिक डिटेल्स में जाने की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमने उन बातों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ऑलरेडी समझ लिया होगा। तो इस आधार पर ये जो घटनाक्रम है, जो ये घटनाएं हैं, या फिर ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही ग्रेट मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने फ्रांस के पूरे कोर्स को चेंज कर दिया। फ्रांस का जो एक पूरा सिनेरियो था उसमें बदलाव ला दिया बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट। उनका जन्म 1769 में हुआ था और वो 1804 से 1814 तक, 1804 से 1814 तक फ्रांस के शासक रहे। उनका करियर स्टार्ट होता है 1785 में, 1785 में, जब उन्हें फ्रेंच आर्टिलरी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। अगले 3 सालों तक उन्होंने अपनी वॉरफेयर स्किल से अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया। देखिए, उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उनके भाई के साथ इनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। तो जब लोग काफी नाराज थे, रॉबेस्पियर के खिलाफ लोग उठ गए थे, लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था। जब रॉयलिस्ट जो थे, राजा के जो समर्थक थे, उन्होंने अटैक करना शुरू किया था, तो उस समय नेपोलियन को बुलाया गया था इस पूरे सिचुएशन को डील करने के लिए। नेपोलियन ने सक्सेसफुली उस सिचुएशन को डील भी किया था, जिसके बाद उन्हें कैप्टन से ब्रिगेडियर बना दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस के इंटरनल एटमॉस्फेयर में जो इनका प्रभाव था वो काफी अच्छा हो गया था। उसके बाद जब नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जाहिर की, तो फिर से नेपोलियन को ही डिफेंड करने के लिए बुलाया गया। नेपोलियन ने फिर से नेशनल कन्वेंशन को डिफेंड किया और उसके बाद इन्हें मेजर जनरल बना दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्किल से, अपने प्रभाव से कैसे जो मिलिट्री में उच्च पद थे उनको हासिल किया। उसके बाद वहां पर जो नेशनल कन्वेंशन था उसकी समाप्ति हो गई। उसके बाद 5 डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया और डायरेक्टरी का रूल शुरू हो गया। 1796 में डायरेक्टरी अपॉइंटेड हिम टू लीड फ्रेंच आर्मी अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड सार्डिनिया। सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की आर्मी को अपोज करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए डायरेक्टरी ने नेपोलियन को नियुक्त किया। नेपोलियन ने उस लड़ाई को लड़ा भी और ऑस्ट्रियन आर्मी को बुरी तरीके से कुचल दिया। उसके बाद वो इजिप्ट पर हमला करने जाते हैं, हालांकि वहां पे उन्हें पार्शियल सक्सेस मिलती है। देखिए, उनकी जो आर्मी थी, उन्हें इजिप्ट में थोड़ी बहुत डिफीट का सामना करना पड़ा था। वॉर ऑफ नाइल था जिसमें उन्हें थोड़ी हार का सामना करना पड़ा था, बट समहाउ उनकी जो डिफीट थी वो बहुत हाईलाइट नहीं हुई थी। आई वोंट से यहाँ पे लिखा गया है पब्लिक नहीं हुई थी, पब्लिक तो हुई थी बट बहुत हाईलाइट नहीं हुई थी, क्योंकि बैटल ऑफ पिरामिड में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो जीत और हार में सब मिक्स हो गया था। 1799 में जो डायरेक्टरी थी उसने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल खो दिया और उसके बाद वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को इन्वाइट किया कि वो आए और सत्ता को हासिल कर लें, क्योंकि वो लोग भी सत्ता में आना चाहते थे। तो उनके इनविटेशन के बाद इजिप्ट से वापस आते हैं नेपोलियन, डायरेक्टरी को डिसॉल्व कर दिया जाता है
और 3 काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें नेपोलियन को फर्स्ट काउंसिल बनाया जाता है, क्योंकि नेपोलियन के पास आर्मी थी और बिना आर्मी के सपोर्ट के कूप डिटेट नहीं हो सकता था। वो फर्स्ट काउंसिल बन गया फ्रेंच रिपब्लिक के। प्लेबिसाइड करवाया गया फ्रांस में कि नेपोलियन के पास सत्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फ्री रिपब्लिक के तौर पे वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फ्रांस की सत्ता ने पूरे दिल से नेपोलियन को अपना समर्थन दिया, क्योंकि जो फ्रांस का सामान्य व्यक्ति था वो शांति चाहता था। फ्यूडल लॉर्ड्स फिर से फ्रांस में आकर अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते थे। चर्च अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको रिस्टैब्लिश करना चाहता था। तो हर तबका चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चीजों को संभाल सके, एंड नेपोलियन वाज द वन। इन द सेम ईयर सेकेंड कोलिशन तैयार किया गया फ्रांस के खिलाफ। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और जो बाकी के देश थे उन्होंने मिलकर एक वॉर छेड़ा नेपोलियन के खिलाफ। जब नेपोलियन सत्ता में आया, नेपोलियन ने उन्हें हराया। 1802 में शांति को स्थापित किया गया। हालांकि ये शांति बहुत लंबे समय तक नहीं चली, पीस एग्रीमेंट। उसके बाद नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म्स किए। तो रिफॉर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से जानेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। तो ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया कि हाँ कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़े। अब आइए देखते हैं कि आखिर नेपोलियन कैसे राइज हुआ, नेपोलियन कैसे उभर कर एकदम सामने आया, उसके बाद कैसे उसने फिर से अपनी स्थिति को मजबूत किया। कहानी वही 1792 से एक्चुअली में स्टार्ट होती है। वैसे तो करियर की शुरुआत मैंने आपको बताया कि 1785 से हो जाती है, बट वास्तविक स्थिति जो उनकी मजबूत होती है वो 1792 के बाद होती है। ठीक है, जब वहां पे जो रिवोल्यूशनरी सरकार थी वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी कई सारे यूरोपियन नेशंस के साथ, तो नेपोलियन को कहा गया कि वो जाके फ्रांस को लीड करें। 1796 में नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी की कमांड संभाली। जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरी ने इनको नियुक्त किया था कि आप जाइए और जो बाकी के देश हमला कर रहे हैं फ्रांस के ऊपर, फ्रांस को उनसे बचाइए। और इन्होंने ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। इस सेना को हराने के बाद जो नेपोलियन का एक उनकी जो ग्लोरी थी वो पूरे फ्रांस में फैलने लगी। चूंकि जो ऑस्ट्रिया था वो बहुत बड़ा दुश्मन था फ्रांस का, और ऑस्ट्रिया को एक इतनी बड़ी सेना के साथ हराना काफी मुश्किल काम था जो नेपोलियन ने किया। इटली में ये लड़ाइयां लड़ी जा रही थी तो काफी अच्छी सफलता हासिल हो रही थी फ्रांस को। 1797 में फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया साइंड एन ट्रीटी, कैंपो फॉर्मियो, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद कुछ टेरिटरी भी मिली फ्रांस को। तो उसके बाद जब पहली बार कुछ टेरिटरीज फ्रांस के अंडर में आई तो लोगों को लगा कि नेपोलियन इज डूइंग वेरी वेल। नेपोलियन ना केवल लड़ाइयों में जीत हासिल करवा रहा है बल्कि जो टेरिटरी है फ्रांस की उसको भी एक्सपेंड कर रहा है। उसके एक साल बाद डायरेक्टरी ऐसा चाहती थी, जो 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की, वो लोग ये चाहते थे कि डायरेक्टरी जो कि 1795 से रूल में थी, उसको हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा कि नेपोलियन जो है वो इंग्लैंड पर हमला कर दे। हालांकि नेपोलियन ने अच्छी तरीके से जानता था कि जो फ्रेंच नेवी है वो अभी इतनी सशक्त नहीं, इतनी पावरफुल नहीं कि वो ब्रिटेन की रॉयल नेवी को हरा सके, क्योंकि उनकी जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसे हराना इतना आसान नहीं था। नेपोलियन ने एक दूसरा प्लान बनाया। नेपोलियन का प्लान ये था, चूंकि इंडिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोनी फॉर ब्रिटेन और जो फ्रांस था वो कंटेस्ट कर रहा था एट दैट टाइम इंडिया में, ब्रिटेन के साथ कंटेस्ट कर रहा था अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपनी अधिकारिता के लिए। तो नेपोलियन ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इजिप्ट पे हमला करके जो ब्रिटेन का रूट है इंडिया पे जाने का उसे रोक दिया जाए, जिससे कि ब्रिटेन का ट्रेड इंडिया के साथ खत्म हो जाएगा। इससे एक तो ब्रिटेन कमजोर होगा, दूसरा इंडिया में जो कंटेस्ट चल रही है, जो विरोध चल रहा है, जो लड़ाइयां चल रही हैं जिसमें फ्रांस लगातार हारता जा रहा है, उसमें फ्रांस को जीत हासिल होगी। कई बार ये लोग आर्गुमेंट देते हैं कि अगर नेपोलियन अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया को बहुत पहले आजादी मिल जाती। हालांकि मैं इस व्यू से बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसके बाद ब्रिटेन नहीं बल्कि फ्रांस हमारे ऊपर रूल कर रहा होता। खैर वो तो हुआ नहीं। देखिए हुआ ये कि जब प्रपोजल दिया गया नेपोलियन के द्वारा कि बजाय इसके कि हम ब्रिटेन पे हमला करें, हमें इजिप्ट पर हमला करना चाहिए और जो ब्रिटिश ट्रेड रूट है इंडिया का उसे रोक देना चाहिए। तो फिर डायरेक्टरी को लगा कि ठीक है, यू नो बेटर, आपको पता है कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो या ग्राउंड रियलिटीज क्या है, यू नो बेटर, तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए, जो आपको करना है वो करिए। इजिप्ट में हमला किया जाता है और नेपोलियन की जो ट्रूप्स इजिप्ट में हमला करती हैं तो जो वहां के रूलर थे ममलूक्स, उनको बैटल ऑफ पिरामिड्स में 1798 में नेपोलियन हराता भी है। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश नेवी वहां आती है, ब्रिटिश आर्मी वहां आती है, तो 1798 में जो फ्रांस की आर्मी थी, नेपोलियन की आर्मी थी, उसे बैटल ऑफ नाइल में हार का सामना करना पड़ता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये हार बहुत हाईलाइट इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक ओर तो उन्होंने वहां के रूलर को हरा दिया, दूसरी ओर वो हार गए, तो ये हार जीत का मामला पूरा मिक्स हो गया। ठीक है, इन बिटवीन पॉलिटिकल सिचुएशन फ्रांस में बदल रही थी। डायरेक्टरी
अनपॉपुलर हो रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस डिफीट इन वॉर्स। इसके पहले कुछ वॉर्स में फ्रांस हारा भी था। तो जो कुछ लोग वहां पर थे जो चाहते थे कि डायरेक्टरी के रूल को खत्म कर दिया जाए, उन्होंने इनवाइट किया नेपोलियन को कि आप आइए, चूंकि आपके पास आर्मी है, मिलिट्री है, तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा, अगर हम करेंगे तो फिर हमारा विरोध हो जाएगा। तो 8 और 9 नवंबर को ये कूप डिटेट चला। 9 नवंबर 1799 को, जिसे 18 बरमायर का कूप कहा जाता है। बरमायर एक्चुअली में जो नया कैलेंडर अडॉप्ट किया गया था उसके हिसाब से दूसरा महीना होता था साल का। तो उसी दिन जब ये कूप किया गया तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी के रूल को समाप्त कर दिया, फ्रेंच डायरेक्टरी को खत्म कर दिया गया और डायरेक्टरी की जगह पे 3 मेंबर के काउंसिलेट का गठन किया गया, जिसमें नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल बना। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल बना तो जिसके तहत उसके पास ज्यादा अधिकार थे और वो फ्रांस का एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर बन गया। ठीक है, नेपोलियन नाउ फ्रांस का एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर था। जून 1800 में, जबकि नेपोलियन को सत्ता में आए महज 6-7 महीनों का समय हुआ था, नेपोलियन की फोर्सेस ने जो एक साल भर का दुश्मन था, हमेशा का दुश्मन था, ऑस्ट्रिया, उसे बैटल ऑफ मैरेंगो में हरा दिया और इटली से बाहर खदेड़ दिया। बैटल ऑफ मैरेंगो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस विक्ट्री ने नेपोलियन की स्थिति को और मजबूत कर दिया फर्स्ट कॉन्सुल के रूप में कि हाँ, नेपोलियन सत्ता में आया है तो उसके बाद हमें जीत मिल रही है, फ्रांस मजबूत हो रहा है, लोगों के मन में एक परसेप्शन बनने लगा। एडिशनली, लेकिन फ्रांस यानी कि नेपोलियन को एक बात क्लियर थी कि अगर वो ऐसे ही लड़ाइयों में उलझा रहा तो काम बनेगा नहीं, फिर तो वो लड़ाइयां ही लड़ता रह जाएगा। उसे शांति स्थापित करनी होगी ताकि वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक प्रशासक के रूप में फ्रांस में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। नेपोलियन ने खुद ही कहा था कि वो नहीं चाहता कि उसे उसकी लड़ाइयों के लिए याद रखा जाए, वो चाहता था कि उसे उसके सुधारों के लिए याद रखा जाए, उसने जो फ्रांस का भला किया है उसके लिए उसे याद रखा जाए। तो नेपोलियन ने क्या सुधार किए थे वो भी हम जानेंगे। उसने ट्रीटी ऑफ एमिन्स साइन की 1802 में, ठीक है, जिसके बाद ब्रिटिश एग्रीड टू पीस विद द फ्रेंच, ऑल्दो द पीस वुड ओनली लास्ट फॉर अ ईयर। तो ब्रिटिशर्स के साथ एक पीस स्टैब्लिश की गई। बहुत लंबे समय तक तो ये पीस चली नहीं, बट फिर भी फ्रांस ने जब ये पीस स्टैब्लिश की तो उसके बाद उसने कुछ प्रशासनिक सुधार शुरू किए फ्रांस के अंदर। तो कई सारे सुधार किए गए। अब देखिए, नेपोलियन वर्क टू रिस्टोर स्टेबिलिटी ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रांस। रिवोल्यूशन के बाद फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो उसे सुधारने का प्रयास नेपोलियन ने किया। उसने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया, पूरी सत्ता को एक जगह पर लाने का प्रयास किया ताकि जो उसके अधिकार हैं वो बने रहें और कोई इंटरवीन ना करे। कई सारे रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूट किया गया लगभग हर एरिया में, बैंकिंग में, एजुकेशन में। उसने साइंस को सपोर्ट किया, आर्ट को सपोर्ट किया और जो रिलेशंस थे पोप के साथ, जो कि पोप की सत्ता को रॉबेस्पियर ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, तो उसे फिर से स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी फ्रांस में। देखिए, रिलीजन हमेशा से डोमिनेटेड रहा है, तो पोप के साथ स्थिति बेहतर करने का मतलब था कि सामान्य जन की जो आस्था थी उसे जीत लेना। तो बिल्कुल वही किया नेपोलियन ने। पोप को उनके कुछ अधिकार वापस किए गए, बदले में पोप ने भी अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ने का फैसला किया। जो उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी वो उन्होंने छोड़ने का वादा किया। तो इसके तहत एक वहां पे कह सकते हैं कंसेंसस बिल्ड हो गया और पोप की जो स्थिति थी उसको भी बेहतर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने नेपोलियनिक कोड को लॉन्च किया, जिसमें कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टैब्लिश किया गया, लीगल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया और फ्रांस के सिविल लॉ को स्टैब्लिश फाउंडेशन तैयार किया गया, जो कि आज भी वहां पे काम करता है। 1802 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि क्या नेपोलियन अपने पूरे जीवन तक फर्स्ट काउंसिल रह सकता है, और लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हाथों हाथ लिया, उन्होंने सपोर्ट किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, यह अमेंडमेंट कर दिया गया। 2 साल बाद 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का शासक डिक्लेयर कर दिया। काउंसिल का जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। जो नॉट्रे डेम कैथेड्रल है पेरिस में, वहां पर उन्होंने खुद को राजा घोषित किया। ठीक है, तो इसके बाद 1804 से लेके अपने अंत समय तक नेपोलियन फ्रांस के शासक रहे। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं कि नेपोलियन ने कैसे रूल किया। 1803 से लेकर 1815 तक फ्रांस लगातार नेपोलियनिक वॉर्स में उलझा रहा। कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई इन बिटवीन, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सीरीज ऑफ वॉर्स चलते रहे। कई सारे यूरोपियन कोलिशंस तैयार हुए जिन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी। 1803 में पार्टली एंड मीन्स टू रेज फंड फॉर फ्यूचर वॉर्स, चूंकि देखिए लड़ाइयां लड़ी जा रही थी तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पैसे खत्म हो रहे थे, तो नेपोलियन ने फ्रांस का जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे एक हिस्सा था लुजियाना, उसे यूएसए को बेच दिया $15 मिलियन में। ये हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम में आपको बताया था कि जो लुजियाना की टेरिटरी थी
वो फ्रांस के अंडर में आती थी, वो उन्होंने अमेरिकन को बेच दी थी। और इस ट्रांजेक्शन को लुजियाना परचेज कहा जाता है, जिसके बाद कुछ पैसे मिल गए थे फ्रांस को। अक्टूबर 1805, अक्टूबर 1805 में ब्रिटिश आर्मी से नेपोलियन की आर्मी को बैटल ऑफ ट्रफाल्गा में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इस बैटल को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी साल नेपोलियन को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली, जहां पर नेपोलियन की आर्मी ने बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में ऑस्ट्रियंस और रशियंस की एक कंबाइंड आर्मी को हरा दिया, जिसके बाद होली रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। और जो जर्मन किंग्स थे, जो पहले होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत आया करते थे, उन्हें मिलाकर एक कन्फेडरेशन ऑफ राइन की स्थापना कर दी गई, जो कि अब फ्रांस के अंडर में था। ठीक है। 1806 की शुरुआत में नेपोलियन ने एक लार्ज स्केल इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू किया, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब यह था कि जो उन्होंने ये कहा, चूंकि एक बहुत बड़े हिस्से पर यूरोप के कब्जा हो चुका था नेपोलियन का, और जिस हिस्से पर नेपोलियन का कब्जा नहीं भी हुआ था, वहां के शासक भी नेपोलियन से भय खाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि नेपोलियन की आर्मी ने अटैक किया तो जीतना मुश्किल होगा। तो नेपोलियन ने कह दिया कि अब, चूंकि वो चाहते थे कि ब्रिटेन को इकोनॉमिकली वीक किया जाए, तो उन्होंने ये कहा अगर कोई भी कंट्री ब्रिटेन के साथ व्यापार करती है तो वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो सभी लोगों ने एक तरीके से कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंतर्गत अपने आने की सहमति जताई, इंक्लूडिंग रशिया। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाद में हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया कई सारे कारणों से, बिकॉज देखिए वो लोगों से तो कहते थे कोई ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन उनके खुद के जूते, कोट और हैट ब्रिटेन से ही आते थे। उसके बाद उन्होंने फमाइन के समय में भी काफी ट्रेड किया था, मतलब बहुत महंगे दरों पे अनाज बेचा था ताकि वो ब्रिटेन की करेंसी अपने पास खींच सकें। तो इससे लोग काफी नाराज थे और फिर लोगों ने खुद को इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम से पीछे खींचना शुरू कर दिया। और रशिया चूंकि एक बहुत बड़ा देश था, रशिया ने जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम से खुद को पीछे खींचा तो फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम सक्सेसफुल होता ये तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो देखिए 1807 में नेपोलियन ने डिफीट ऑफ रशियंस एट फ्रेडलैंड इन प्रूशिया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए 1807 में जब रशियंस को हराया गया फ्रेंच आर्मी के द्वारा, तो एक पीस सेटलमेंट किया गया, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। ठीक है। तो ये बात आप जानते रहिए, बहुत सामान्य सी, बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1809 में फ्रेंच डिफीटेड ऑस्ट्रियंस एट द बैटल ऑफ वाग्राम, ऑस्ट्रियंस को उन्होंने हराया और यहां पर नेपोलियन को काफी गेन्स हुए। ये केवल घटनाएं हैं, आप जानते रहिए, याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने स्पेसिफिक वॉर्स बैटल्स ना भी याद रहे, डजंट मैटर। 1810 में रशिया ने खुद को कॉन्टिनेंटल सिस्टम से पीछे खींच लिया। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सिस्टम में रशिया अगर अपने आप को पीछे खींच रहा है, इसका मतलब कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम सफल नहीं हो पाएगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ 1812 के गर्मी के समय में अटैक किया रशिया के ऊपर। ठीक है। 6 लाख की आर्मी के साथ नेपोलियन ने अटैक किया था और उसे ऐसा लगा था कि वो आसानी से रशिया को जीत लेगा, लेकिन रशिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, उस आधार पर यह कहा जाता था कि रशिया को हराया तो जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता। क्यों कहा जाता था ऐसा कि रशिया को हराया तो जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता? क्योंकि देखिए रशिया को आप एक बैटल में हरा सकते हैं, लेकिन रशिया की इतनी बड़ी ज्योग्राफी पे कंट्रोल करना वाज नॉट पॉसिबल, ऐसा माना जाता था। ठीक है। तो नेपोलियन तो चाहता था कि वो फुल स्केल वॉर लड़े, एक फुल स्केल बैटल लड़े, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई। देखिए नेपोलियन को ऐसा लगता था कि नेपोलियन जब मॉस्को पे कब्जा कर लेगा तो रशियन सरेंडर कर देंगे और वो ट्रीटी साइन करेंगे। इसी प्लान से जो नेपोलियन की आर्मी थी वो रशिया के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन रशियंस ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? जैसे जैसे नेपोलियन की आर्मी रशिया में आगे बढ़ती गई, जो वहां के लोग थे, जो रशिया के लोग थे, वो अपने घरों को आग लगाकर, अपने खेतों को आग लगाकर, कुओं के पानी में, तालाबों के पानी में जहर मिलाकर पीछे हटते चले गए। वो पीछे चले जाते थे तो जो पीछे के लोग होते थे वो उन्हें अपने यहां शरण देते थे, क्योंकि राजा ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ओपन कर दी थी। फिर जैसे जैसे आर्मी आगे बढ़ती जाती थी वो बिल्कुल सेम काम करते थे, खेतों में आग लगा देते थे, घरों में आग लगा देते थे, पानी में जहर मिला देते थे। अब जब आर्मी आगे बढ़ रही थी तो उन्हें ना तो कुछ खाने को मिल रहा था और ना ही पीने को पानी मिल रहा था, क्योंकि पानी में जहर मिला हुआ होता था। अब स्थिति बहुत खराब हो रही थी। धीरे धीरे सर्दी का समय आ गया। नेपोलियन को लगा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खींचेगा, लेकिन ये वॉर लंबा जा रहा था। वो गर्मी के समय में आए थे और वो पहुंच गए मॉस्को। मॉस्को पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला, पानी में जहर, जले हुए घर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और साइबेरिया का जो एरिया था जहां बहुत सर्दी होती थी, जो पूरी पॉपुलेशन थी वो पीछे सरकती चली गई। नेपोलियन वहां काफी लंबे समय तक इंतजार करता रहा कि जो रशियन जार हैं वो ट्रीटी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर्दी से जो नेपोलियन की आर्मी थी वो मरने लगी थी।
कुछ भूख और प्यास से मर रहे थे, कुछ सर्दी से मर रहे थे क्योंकि वो सर्दी की तैयारी करके नहीं आए थे, और रशिया में कितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। नेपोलियन को लग गया कि यहां काम बनने वाला नहीं है, उसके आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और वहां रुकने का कुछ फायदा नहीं समझ में आ रहा था। अंत में नेपोलियन ने फैसला किया कि वो अपनी आर्मी के साथ वापस लौटेगा। जब वो वापस लौट रहे थे तब रशिया ने अटैक किया। कुछ सोल्जर्स भूख प्यास और सर्दी से मर चुके थे, कुछ सोल्जर्स को रशियन आर्मी ने मार दिया। 6 लाख की आर्मी के साथ जो नेपोलियन रशिया में गया था, वो 1 लाख की आर्मी के साथ बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद वापस आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है, क्योंकि देखिए सेम गलती हिटलर ने भी की थी रशिया के ऊपर अटैक करके। देखिए जो भी बड़ा शासक रहा है जो कि पूरे यूरोप को कब्जे में करना चाहता था, उसने हमेशा एक गलती की, उसने रशिया के साथ दुश्मनी ली, रशिया की ज्योग्राफी को अंडर एस्टिमेट किया, और चाहे वो नेपोलियन रहा हो या फिर हिटलर रहा हो, दोनों को हार का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ अटैकिंग ऑन रशिया। उसके बाद दूसरी ओर पेनिनसुलर वॉर में इंडल्ज हो गए, जो कि 1808 से 1814 तक चला। यहां पर उन्होंने स्पेनिश एंड पुर्तगीज के ऊपर अटैक किया। कारण क्या था अटैक करने का? क्योंकि देखिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उन्होंने ब्रिटेन के साथ ट्रेड को रोक तो दिया था, लेकिन पुर्तगाल के जरिए ट्रेड हो रहा था। पुर्तगाल की लोकेशन, पुर्तगाल जो था वो स्पेन के पीछे था, तो अगर पुर्तगाल के ऊपर हमला करना है तो स्पेन के ऊपर हमला करना जरूरी था। तो स्पेन के ऊपर हमला किया गया, वहां के शासक को हटा दिया गया, उसके बाद पुर्तगाल के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। लेकिन नेपोलियन ने यहां पर गलती यह की कि उन्होंने वहां पर बजाय इसके कि एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते, उन्होंने अपने भाई को वहां का शासक बना दिया। लोग नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि आपने वहां पर बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के साथ आप आते हो कि आप नेशनलिज्म लेकर आओगे, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात करते हो, और यहां पर आकर आप एक शासक को हटा के दूसरे शासक को बैठा देते हो। वहां के लोगों ने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। जो नेपोलियन की आर्मी थी वो गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार नहीं थी, छुपकर लड़ाइयां लड़ी जा रही थी यहां स्पेन और पुर्तगाल में, स्पेसिफिकली स्पेन में। और फ्रेंच आर्मी को इस लड़ाई में हार फेस करने के बाद इबेरियन पेनिनसुला से वापस लौटना पड़ा। इबेरियन पेनिनसुला ये लोकेशन है, देखिए चूंकि अगर पुर्तगाल के जरिए ट्रेड हो रहा था और पुर्तगाल को अपने कब्जे में लेना है तो रास्ता केवल स्पेन का था। मतलब यहां आके अगर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो स्पेन पर कब्जा करना पड़ता। स्पेन और पुर्तगाल दोनों पर कब्जा किया गया, लेकिन स्पेन में जो गुरिल्ला वॉर शुरू हुआ उसके बाद इबेरियन पेनिनसुला, इस पूरी लोकेशन से फ्रेंच आर्मी को पीछे जाना पड़ा। और इस बात की जब खबर पूरे यूरोप में फैली तो लोगों को समझ में आ गया कि नेपोलियन तो स्पेन से हार चुका है, नेपोलियन रशिया से हार चुका है, तो नेपोलियन को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। इससे काफी नुकसान भी हुआ। एक और तो दिस लॉज वाज फॉलोड इन 1813 बाय बैटल ऑफ लिप्जिग, आल्सो नोन एज बैटल ऑफ नेशंस, इन विच नेपोलियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय कोलेशन। ठीक है, एक और उनका काफी नुकसान हो चुका था, वो स्पेन से वापस आ चुके थे, वो रशिया से वापस आ चुके थे। इन बिटवीन कोलेशन ने फिर अटैक किया। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और स्वीडिश ट्रूप सब ने एक साथ मिलकर अटैक किया, बैटल ऑफ नेशंस, क्योंकि कई सारे देश एक साथ फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बैटल ऑफ लिप्जिग इसे कहा जाता है। नेपोलियन पीछे भागते हुए फ्रांस तक आया। मार्च 1814 में कोलेशन की फोर्सेस ने पेरिस को, यानी कि फ्रांस के बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया। 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन को उसके पद से, सत्ता से हटा दिया गया, और वहां पे बर्बन डायनेस्टी के रूलर, नए शासक लुई द 18th को सत्ता पे बैठा दिया गया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ फॉन्टेनब्लू को साइन किया गया। रिजल्ट ये निकला कि नेपोलियन को मेडिटेरेनियन आइलैंड एल्बा पर भेज दिया गया, काला पानी की सजा सुना दी गई। कहा गया, जो कि इटली के कोस्ट पर है, कहा गया आप वहीं पर रहेंगे और वहां से वापस नहीं आएंगे, वो आइलैंड आपका है, आपको जो करना है करिए। और उस पूरे आइलैंड पे उनको पूरी सॉवरेंटी दे दी गई। उनके वाइफ और उनके बच्चे ऑस्ट्रिया चले गए। लोकेशन देखना चाहते हैं एल्बा की, तो देखिए ये है इटली, यहाँ पे आप देख रहे हो ये इटली है, ये एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, तो नेपोलियन को कहा गया इस आइलैंड पे आपकी सॉवरेंटी है, आपको यहाँ पे जो करना है करिए, बाकी आप यहाँ से आ नहीं सकते। तो उन्हें काले पानी की सजा सुना दी गई और एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया। उसके बाद देखिए 26 फरवरी 1815 को, 1 साल तक वो वहां एग्जाइल में रहे थे, काले पानी की सजा को उन्होंने भुगता था। नेपोलियन जैसे तैसे स्केप करके एल्बा से वापस फ्रेंच मेनलैंड पे आ गए अपने 1000 सपोर्टर्स के साथ। अब कैसे आ गए, आपके मन में एक सवाल आ सकता है। तो देखिए एक्चुअली में हुआ यह था कि फ्रांस ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिका की काफी मदद की थी, तो अमेरिका के लोग काफी सिंपैथी रखते थे। तो एक अमेरिकन ट्रेडर था, वो अपने शिप को लेकर उस आइलैंड के पास आया था और उसने उसी शिप से नेपोलियन को लेकर फ्रेंच मेनलैंड तक पहुंचाया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेपोलियन था वो पहुंच गया फ्रांस वापस अपने 1000 सपोर्टर्स के साथ।
मार्च 20 को वो पेरिस पहुंचा। पेरिस जैसे ही वो पहुंचा, चूंकि लुई द 18 को जब वहां पे बैठाया गया था तो वो पूरे सिस्टम को वापस ला रहे थे, सब कुछ सिस्टम वो बर्बाद करने में लगे हुए थे। जो जैसे तैसे रिफॉर्म्स किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, वो उन्हें सब बर्बाद कर रहे थे। लोग परेशान थे, लोग नाराज थे। जैसे ही नेपोलियन वापस आया, लोगों ने बहुत खुशी के साथ नेपोलियन को वेलकम किया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई ऐसा आ गया है जो अब उन्हें मुक्ति दिला सकता है, उनकी सिचुएशंस को बेहतर कर सकता है, उनके जीवन को आसान बना सकता है। लोगों की इस वेलकमिंग नोशन को देखकर लुई द 18 डर गया। उसे लगा कि इस समय अगर उसने विरोध किया तो पूरी जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो उसके खिलाफ है, और उसे हो सकता है कि डिफीट का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि उसे गिलोटिन भी कर दिया जाए। तो उसने चुपचाप जो थ्रोन था उसको छोड़ दिया और वो भाग गया। नेपोलियन फिर से सत्ता पर आया। उसे 100 डेज, इस पूरे समय को 100 डेज कैंपेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग 100 दिनों तक वो वापस फिर से सत्ता में रहा था। नेपोलियन जब फ्रांस में वापस आता है तो हालांकि अब वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। जब नेपोलियन वापस आया तो वो शांति से रहना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो बाकी के अलाइड कंट्रीज हैं वो उसे शांति से नहीं रहने देंगे। तो उसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी ताकि वो अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। इन बिटवीन उसे पता क्या चला कि कोलेशन बन रहा है ऑस्ट्रियंस, ब्रिटिश, प्रूशियंस और रशियंस के बीच में, और ये सभी एक साथ मिलकर हमला करने वाले हैं। जब नेपोलियन को इस बात की जानकारी मिली तो उसे समझ में आ गया कि एक बार वो इस अलायंस से हार चुका है, दोबारा अगर वो इस अलायंस से भिड़ा तो हो सकता है जीत ना पाए। तो उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो धीरे धीरे करके एक एक स्टेट पर हमला करके हरा देगा सबको, क्योंकि एक साथ हराना मुश्किल होगा। इसके पहले कि ये जो अलायंस था ये अटैक करता नेपोलियन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, नेपोलियन ने जून 1815 को बेल्जियम के ऊपर हमला कर दिया, जहां पर ब्रिटिश और प्रूशियन ट्रूप्स ऑलरेडी स्टेशन थे, जमे हुए थे। जून 16 को नेपोलियन ने, या नेपोलियन की जो आर्मी थी, उन्होंने प्रूशियंस को हरा दिया बैटल ऑफ लिग्नी में। नो नीड टू रिमेंबर। यहां पर एक जीत हासिल हुई नेपोलियन को। ऐसा लगा कि नेपोलियन खुद को फिर से रीस्टोर कर लेगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद जून 18 को बैटल ऑफ वाटरलू में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, वहां पर फ्रेंच आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा हरा दिया गया प्रूशियंस की मदद से। और अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को वहां से काले पानी की सजा के तौर पर एक बहुत ही दूर दराज के आइलैंड में, जो कि ब्रिटिशर्स की सॉवरेंटी में आता था, नाम था सेंट हेलेना, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। लोकेशन देखिए, ये है, यहां पर देखिए, दैट इज द लोकेशन, साउथ अटलांटिक सी। ये अटलांटिक सी है पूरा, ये साउथ अटलांटिक सी है। यहां पर जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है सेंट हेलेना, ठीक है। यहां पर उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, यहां पर काला पानी की सजा सुना दी गई, यूरोप से काफी दूर कर दिया गया ताकि ये वापस वहां लौट ना पाए। 5 मई 1821 को उनकी मौत हो गई। मोस्ट प्रोबेबली स्टमक कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई थी, ठीक है। देखिए, हालांकि इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं कि कुछ लोग कहते हैं स्टमक कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई थी, कुछ लोग कहते हैं उन्हें मार दिया गया था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कई सारे, वहां चूंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे तो उनके काटने की वजह से वो बीमार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो अंत में ये जो महान शासक था उसका अंत हो जाता है, और उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो उनके सुधारों के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत स्पेसिफिकली काम आएगा। ये स्टोरी आपको याद रहेगी तो आपको कई सारी बातों को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन कैसे राइज होता है, कौन कौन से डेवलपमेंट्स उसके समय में होते हैं, उनके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेपोलियन ने कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिनका फ़ायदा उठाकर अपने आप को आगे बढ़ाया, या फिर कौन सी ऐसी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, जिन्होंने एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर तैयार किया कि नेपोलियन आगे बढ़ सके और सत्ता को संभाल सके। तो पहली जो सबसे बड़ी फेवरेबल सिचुएशन थी वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसा कि कहा भी जाता है कि नेपोलियन का जन्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था। हालांकि आगे एक स्टेटमेंट और भी जोड़ा जाता है कि नेपोलियन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को खत्म कर दिया, या उसकी हत्या कर दी, या उसे जान से मार दिया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे जन्म दिया नेपोलियन को, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 बहुत ही बेसिक आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, अगर ये आइडियल्स उस समय फ्रांस की सोसाइटी में प्रचलित ना हुए होते तो नेपोलियन जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो कि नोबल क्लास से बिलोंग नहीं करता था, वो इतनी हाई मिलिट्री पोस्ट तक कभी नहीं पहुंचता। मोनार्की की समाप्ति हो गई। अगर मोनार्की को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने खत्म ना किया होता तो कभी भी एक मिलिट्री लीडर को मौका नहीं मिलता कि वो सत्ता को हासिल कर सके या वहां तक पहुंच सके।
प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया गया था। वही सेम बात है कि अगर प्रिविलेजेस रहे होते तो नोबल क्लास कभी भी नेपोलियन जैसे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉज और सिचुएशन जिसने नेपोलियन को आगे बढ़ने दिया। दूसरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद लोगों की योग्यता पर ज्यादा बल दिया जाने लगा। पहले हर व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के आधार पर नापी जाती थी, यानी कि वो व्यक्ति फर्स्ट स्टेट की फैमिली में जन्मा है, सेकंड स्टेट की फैमिली में जन्मा है या फिर थर्ड स्टेट की फैमिली में जन्मा है। उसका जन्म कहाँ हुआ है यह निर्धारित करता था कि उसकी योग्यता क्या है। जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि कई बार थर्ड स्टेट में जो मर्चेंट क्लास था वो नोबल क्लास से भी ज्यादा वेल्दी हुआ करता था, लेकिन उन्हें समाज में वो ओहदा, वो जगह नहीं मिलती थी जो वो चाहता था, जो उसे लगता था कि उसे मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि जो योग्यताएं थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी, तो उसके पहले ऐसा संभव नहीं था कि कोई योग्य व्यक्ति आगे बढ़ सके। लेकिन जब समय आया एक ऐसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब योग्यताओं के आधार पर लोग आगे बढ़ने लगे, तो नेपोलियन को एक रास्ता मिल गया कि वो अपनी योग्यता साबित करे और आगे बढ़ जाए। नेपोलियन ने वैसा ही किया। तीसरी बात, मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत मिसमैनेजमेंट फैल गया था। मतलब जब भी कोई एक बड़ा रिवॉल्यूशन होता है तो उसके बाद क्योस बहुत ही स्वाभाविक होता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था के साथ रिप्लेस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आपका काम व्यवस्था को संचालित करना है, सिस्टम को चलाते रहना है। आप सिस्टम को तब तक नहीं तोड़ते जब तक कि आपके पास उससे बेहतर और ज्यादा स्टेबलाइज सिस्टम ना हो जिसे आप आसानी से रीस्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए पुरानी व्यवस्था को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक कि नई व्यवस्था उसे पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए तैयार हो। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन अक्सर इस बात की चिंता नहीं किया करता कि नई व्यवस्था तैयार है अथवा नहीं है। रिवॉल्यूशन में तो एक झोंका आता है जिसमें पुरानी व्यवस्था को तोड़कर उखाड़कर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के बाद मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा फैल चुका था। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, बहुत तेजी से चीजों की कीमतें बढ़ रही थी। जो पीजेंट क्लास था या फिर जो वर्किंग क्लास था वो बहुत परेशान था। अनएम्प्लॉयमेंट था, किसी के पास जॉब नहीं थी। जो मिडिल क्लास था उसमें भी डिससेटिस्फैक्शन था। और सभी चाहते थे कि एक ऐसा शासक हो, एक ऐसा रूलर हो जो कि इन सभी स्थितियों को संभाल सके। और नेपोलियन के रूप में उन्हें ऐसा लगा कि दिस इज द पर्सन जिसने हमें देश के बाहर जीत दिलाई है, फ्रांस की ग्लोरी को आगे बढ़ाया है। अगर ये देश के अंदर आएगा तो देश के अंदर भी चीजों को और बेहतर करेगा और सही करेगा। चौथा मेन रीजन था कि फ्रांस की सोसाइटी में हर तबका एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो स्टेबिलिटी को इंश्योर करे, शांति को स्थापित कर सके। इसीलिए नेपोलियन के आने पर समाज के किसी भी हिस्से ने विरोध नहीं किया। मिडिल क्लास परेशान हो चुका था इंस्टेबिलिटी की वजह से। जो एक रेन ऑफ टेरर आया जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, उसके बाद हर तीसरे दिन एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया जाता था और उसके बाद उसी के आधार पर इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए जाते थे। तो सब कुछ बहुत गलत तरीके से मिसमैनेज हो रहा था। तो इसीलिए मिडिल क्लास चाहता था कि शांति हो, कोई भी आ जाए सत्ता में, ऐसा व्यक्ति आ जाए जो शांति स्थापित कर सके, सब कुछ समय तक तो कम से कम एक कंसिस्टेंसी के साथ बना रहे। दूसरा, जो लोअर क्लास था वो सिक्योरिटी चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जो अपर क्लास, मतलब कोई एक ऐसा रूलर आ जाए जो कि अपर क्लास को मौका दे दे कि वो परसिक्यूट कर सकें लोअर क्लास को। तो उन्हें लगा कि नेपोलियन चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे उनको प्रीच कर रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये पर्सन सत्ता में आता है तो ये हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगा। वो बहुत ही एबल मिलिट्री लीडर थे, वॉर पर्सनालिटी थे। तो लोगों को लगता था कि इसके सामने कोई भी अगर ये उनको संरक्षण दे देगा तो फिर उन्हें कोई परसिक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने भी सपोर्ट किया। क्लर्जीमैन, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो धर्म को आश्रय दे सके, क्योंकि इसके पहले जो शासन चल रहा था, जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने चर्च को काफी परसिक्यूट किया, चर्चेस को बंद करवा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया गया। तो क्लर्जीमैन भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धर्म को थोड़ा लिबरल तरीके से डील करे। और नोबल्स, जो कि आसपास के देशों में भाग चुके थे, जिन्हें एमिगर कहा जा रहा था, वो भी चाहते थे कि वो फ्रांस में ससम्मान वापस आ सकें और एक अच्छी स्थिति के साथ अपने देश में रह सके। तो सभी को नेपोलियन के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता था। इसीलिए जब नेपोलियन ने 9 नवंबर 1999 को कूप डिटेट किया, डायरेक्टरी के रूल को अबॉलिश कर दिया, काउंसिलेट को एस्टैब्लिश किया गया, तो समाज के किसी भी वर्ग ने इसका विरोध नहीं किया और लोगों ने इसका समर्थन भी किया। जब उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया तब भी लोग खुश थे और नेपोलियन ने जो सुधार किए
उन्होंने डेफिनेटली उनकी आशाओं को थोड़ा बहुत पूरा किया। देखिए नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। पहला रिफॉर्म इन द स्फीयर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चली थी, बिकॉज हमने बात की थी कि एक बहुत आधार ही था, इकोनॉमिक कॉज ही था, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उन्होंने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को आधार ही दिया था। तो जब नेपोलियन आता है तो उसने सबसे पहले इकोनॉमी को अपने हाथों से सुधारने का काम शुरू किया। उसका एक ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर कि जो टैक्सेशन हो इक्वल होना चाहिए, हर व्यक्ति एक समान तरीके से टैक्स दे। ऐसा नहीं कि समाज का एक हिस्सा बिल्कुल टैक्स नहीं देता जबकि वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड है और जो समाज में निचले स्तर पर है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्राइस राइज हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस राइज होता था तो जो सर्विस क्लास होता था, बार्बर्स, कुक, आर्टिशंस, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती थी क्योंकि उनके लिए चीज़ों को खरीदना बहुत महंगा हो जाता था और वो बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाते थे। तो उसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, एक तो टैक्सेशन को इक्वल बनाना और दूसरा प्राइसेस को कम करना, ताकि अगर इक्वल टैक्सेशन हो जाएगा तो जो लोअर स्ट्रेटा में फार्मिंग क्लास है वो संतुष्ट हो जाएगा, प्राइसेस अगर लो रहेंगे तो जो वर्किंग क्लास है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए उसने फेयर टैक्सेस के लिए कोड तैयार किया। नेशनल बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। जो नेशनल बैंक ऑफ फ्रांस था, इवन उसने स्टेट लोन्स भी प्रोवाइड करवाए बिजनेसेस को ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें, और करेंसी को स्टेबलाइज करने का काम भी इस बैंक को दिया गया। इन एफर्ट्स का प्रभाव ये रहा कि इक्वल टैक्सेशन हुआ जिससे कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई और आने वाले समय में फ्रांस को इसका फायदा भी मिला। दूसरा, उसने सरकार और समाज, गवर्नमेंट और सोसाइटी में कुछ सुधार किए। वो सुधार कैसे थे? देखिए करप्शन बहुत ज़्यादा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में भी और उसके बाद भी, ठीक है, या फिर यूं कह लीजिए कि रेवोल्यूशन के पहले की जो स्थिति थी और उसके बाद जो सत्ताएं आई उन्होंने भी करप्शन को बहुत अच्छी तरीके से खत्म नहीं किया। तो करप्शन की वजह से जो लोग एबल थे वो सत्ता में नहीं जा पा रहे थे और रेवोल्यूशन के पहले तो पोस्ट को खुलेआम बेचा जाता था, इतने पैसे दीजिए और इस पद पर आ जाइए। तो करप्शन को खत्म करना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देना, ये गवर्नमेंट और सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया था नेपोलियन के द्वारा। इसीलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट्स को मेरिट के आधार पर ग्रांट करना शुरू किया। अगर किसी व्यक्ति को पद चाहिए तो उसे ये साबित करना होगा कि हाँ वो उस पद के योग्य है। करप्ट ऑफिशियल्स को सजा दी गई और एक कोड ऑफ लॉ तैयार किया गया जिसे नेपोलियनिक कोड कहा गया। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म भी किए गए जिसमें गवर्नमेंट रैन पब्लिक स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया लाइसेंस के तौर पे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक को भी स्टेबलाइज किया गया जिसके तहत टीचर्स को ट्रेन किया जाता था और जो टीचर्स वहां से ट्रेंड होते थे उन्हें ही अधिकार दिया जाता था कि वो जाके पढ़ा सकते हैं स्कूल्स में। तो एजुकेशन के फील्ड में भी एक अच्छा रिफॉर्म किया गया। जब हम गवर्नमेंट और सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन को यहाँ डील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट थी उनमें सुधार किया गया। सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एजुकेशन को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि एजुकेशन बेस तैयार करता है किसी भी समाज का। तो एजुकेशन में अच्छे अच्छे सुधार किए गए। रिजल्ट ये निकला कि ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स अब सरकार में जगह पाने लगे थे। इससे लोगों का भरोसा नेपोलियन के ऊपर भी बढ़ा और सरकार के ऊपर भी बढ़ा। तीसरी बात, रिलीजन के स्फेयर में क्या सुधार किए गए। देखिए कैथोलिक चर्च जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुआ करता था राजा के समय में, उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया गया था। एक सिविल सर्विसेज का रूल पास कर दिया गया था जिसके तहत जो चर्च के ऑफिशियल्स थे उनका अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा किया जाता था। उन्हें ओथ लेनी होती थी लोगों के सर्विस की। तो इससे जो चर्च था वो काफी नाराज था। कई बार तो कई सारे चर्चेस को बंद भी करवा दिया गया था। तो जब नेपोलियन आया तो उन्होंने जो कैथोलिक चर्च था उसको रिवाइव किया। हालांकि उनकी पावर को कम कर दिया गया और रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाने का प्रयास किया गया, बिकॉज फ्रांस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो कि कैथोलिक धर्म में या कैथोलिक चर्च में बहुत ज्यादा आस्था रखती थी। तो लोगों का भरोसा और बेहतर तरीके से जीतने के लिए नेपोलियन ने कैथोलिक चर्च को रिवाइव किया और जो कैथोलिसिज्म था उसे फ्रांस का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। इसके लिए एक कंकॉर्डेट साइन किया गया पोप के साथ नेपोलियन के द्वारा, जिसके तहत कुछ अधिकार चर्च को दिए गए और कुछ अधिकार चर्च ने त्याग दिए। जैसे कि पहले जो बहुत आर्बिट्री रूल्स फॉलो किए जा रहे थे चर्चेस के द्वारा, जहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपराध करके एक क्षमा पत्र खरीद लिया करता था तो उससे बहुत मिसमैनेजमेंट फैला हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया। पोप को फिर से कह दिया गया कि हाँ आप अपना काम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको कर सकते हैं। हालांकि जो उनकी प्रॉपर्टी थी उस पर उनको राइट नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर चर्च की जो लैंड थी उस पर सरकार का जो कंट्रोल था वो बना रहा, लेकिन इसके बाद जो चर्च का इन्फ्लुएंस था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, हालांकि कम कर दिया गया। तो रिलीजन के फील्ड में भी ये कुछ काम किए गए। तो हमने देखा कि क्या क्या रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किए। अगर रिफॉर्म्स की बात आती है तो यहाँ पर हालांकि मैंने 3 मेजर हेडिंग्स बनाई हैं, बट आप 4-5 पॉइंट्स आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे नेपोलियनिक कोड की, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो नेपोलियनिक कोड क्या था?
ये बहुत ही लास्टिंग इफेक्ट रहा नेपोलियनिक कोड का फ्रांस में, जो कि काफी लंबे समय तक बना रहा। इनफैक्ट 1960s के दशक में लगभग जब नए नए कंट्रीज जो थी वो आजाद हो रही थी, कोलोनाइजेशन के बाहर आ रही थी, तो लगभग 70 देशों ने या तो नेपोलियनिक कोड का जो लॉ था उसको स्वीकार कर लिया, उसको अपने लॉ के तहत फ्रेम कर दिया, या फिर वो उनके लॉ का आधार बना। मतलब इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ कोई रूलर बनाता है इतने समय पहले, जिसे 1960s में अडॉप्ट किया गया, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच प्रोग्रेसिव दैट कोड वाज। ठीक है, तो जो नेपोलियनिक कोड था ओरिजिनली उसे फ्रेंच सिविल कोड के रूप में ड्राफ्ट किया गया था। रिवॉल्यूशन के पहले जो फ्रेंच लॉ था वो राजा ही डिसाइड करता था, राजा के शब्द ही कानून हुआ करते थे, राजा ने जो कह दिया वही लागू हो जाता था। इसीलिए जब मोनार्क बदल जाया करते थे तो कानून भी बदल जाया करते थे। ये जो कानून थे ये बहुत लेंदी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे और रीजन टू रीजन वेरी करते थे। मतलब एक जगह पे कानून कोई और है, एक जगह पे कोई और कानून है। यहां पर सपोज करिए कि लिकर का कंजम्पशन बैन है और इसके 5 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो लिकर का कंजम्पशन अलाउड है। तो इस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट फैला हुआ था, इससे लोगों को काफी असुविधा भी होती थी। और सजा के तौर पे व्यक्ति को, हमने बात की थी कि उस समय एक व्हील से लोगों को पनिश किया जाता था, अंग भंग करना सामान्य सजा के रूप में आता था। तो इन सभी चीजों को हटाया गया। नेपोलियन के पहले कोई सिंगल लॉ नहीं था, जो था वो यूनिफाई नहीं था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो नेपोलियन ने अपने कोड के तौर पे पहले तो लॉ को यूनिफाई किया और उसे डॉक्यूमेंटेड किया। ठीक है, जब नेपोलियन सत्ता में आता है, मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन जब सत्ता में आया तो उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समाप्त कर दिया, क्योंकि कई सारे आइडियल्स को जिसको वो खुद प्रीच किया करता था उसने उसे छोड़ दिया। ठीक है, ही वॉज रियली चाइल्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन। वो एक्चुअली में इस रिवॉल्यूशन का चाइल्ड था, ये उसके कोड से ही पता चलता है, क्योंकि कोड में उसने बहुत सारी बातें इस तरीके से इंक्लूड की हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज से प्रभावित थे। इन आइडियाज की जब हम बात करें तो जो नेपोलियनिक कोड था वो लीगल इक्वलिटी से प्रभावित था, यानी कि हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता दी गई थी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। रिलीजियस और इकोनॉमिक फ्रीडम भी प्रोवाइड करवाई गई थी। और जो पर्पस था फ्रेंच सिविल कोड का वो ये था कि फ्रेंच लॉ को एक सिंगल वॉल्यूम में क्रिएट किया जाए, इसे सिंपल बनाया जाए, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके कि जो कानून है वो क्या है, ताकि अगर व्यक्ति समझेगा तभी तो वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि वो कानून के चंगुल में आ जाए या उसे पनिशमेंट मिले। तो लेकिन पहले तो लोगों को कानून समझ में ही नहीं आता था, अब कानून को इजी बनाया गया ताकि लोग उसे समझ सकें। ठीक है, जो नेपोलियनिक कोड था इसके सेंटर में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात तो जो लॉ होगा वो रीजन के बेसिस पर होगा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून बना दिया गया। एक ऐसी बात जो कॉमन सेंस से सही लगती हो और कॉमन सेंस से गलत लगती हो, उसे इस कोड का हिस्सा बनाया गया। अगर ये चीज गलत है मतलब गलत है, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, और अगर ये चीज सही है तो फिर सही है। ठीक है, यहां पर सभी व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट किया गया अंडर लॉ, दैट दे शुड हैव सर्टेन फ्रीडम, और हर व्यक्ति को कुछ आजादी भी दी गई। तो यहां पर 3 बेसिक चीजों को ध्यान में रखा गया। जो की कॉन्सेप्ट्स थे नेपोलियनिक कोड के वो क्या थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के लिए लीगल इक्वलिटी को स्टेबलाइज किया गया, बहुत अच्छी बात थी। नोबिलिटी या टाइटल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। हालांकि बाद में नेपोलियन ने कुछ खुद टाइटल्स ग्रांट किए थे, बट वो मेरिट के बेसिस पे थे, ऐसा नेपोलियन कहता था। ठीक है, तो नोबिलिटी को खत्म कर दिया गया। किसी भी बर्थ के बेसिस पर टाइटल जो दिए जाते थे लॉर्ड्स के, अर्ल्स के, तो उन्हें खत्म कर दिया गया। रिलीजन की फ्रीडम दी गई, हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म का अनुपालन कर सकता था। चर्च को राज्य से अलग किया गया, अब चर्च का इंटरफेरेंस राज्य में लगभग खत्म कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट कर सकता था, काम कर सकता था। फैमिली के प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया गया, मतलब फैमिली को, जो परिवार था उसमें अनुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया, डिसिप्लिन मेंटेन करने का प्रयास किया गया। और यही कारण था कि जो वुमेन थी और बच्चे थे उनको परिवार के अंतर्गत मान लिया गया। इसी आधार पर नेपोलियनिक कोड को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो क्या फ्लॉज थे नेपोलियनिक कोड में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नेपोलियन चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन ना होता तो नेपोलियन नहीं आता, लेकिन कई तरीके से उसने रिवॉल्यूशन को खत्म भी किया, रिवॉल्यूशन को दबा भी दिया, रिवर्स कर दिया उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को। यहां पे कुछ बातें आपको नेपोलियनिक कोड में मिल जाएंगी, जैसे कि जो एक मेजर फ्लॉ था नेपोलियनिक कोड में वो ये था कि यहां पर वुमेन को मेन से इंफीरियर माना गया। वुमेन के पास कोई अधिकार नहीं थे, उनको ऐसी कोशिश की गई कि उनका समाज में प्रभाव ना रहे। वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। हस्बैंड को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया उनकी वाइफ्स पर, उनकी पत्नियों पर, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी। हालांकि जो बच्चे थे, अनमैरिड वुमेन थी, उन्हें थोड़े अधिकार दिए गए थे, लेकिन वो भी बहुत नहीं थे। तो इस आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है। इन फ्लॉज के बावजूद
जो नेपोलियनिक कोड था उसने रीजन, इक्वलिटी और फ्रीडम को स्टेबलाइज किया। इसकी वजह से जो नेपोलियनिक कोड था वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाया, ठीक है, और आगे आने वाले लॉस के लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह भी काम करता रहा। तो अब आइए बात करते हैं कि नेपोलियन ने ऐसी कौन सी 3 गलतियां की जो उसके हार का कारण बनी। तो एक एक करके हम इन तीनों गलतियों को देखते हैं। पहली गलती थी नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम। देखिए 1806 में नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लॉन्च किया जो कि 1810 तक चला या फिर उसके बाद तक। हालांकि उसके बाद ये जो इसका प्रभाव था वो कम होने लगा था। नेपोलियन ने एक डिक्री साइन की जिसके तहत ब्लॉकेड का ऑर्डर दिया गया, पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया। किसके लिए? ताकि कोई भी ग्रेट ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं वो यूरोपियन नेशंस की, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, उसके साथ व्यापार ना कर सकें। यू कैन सी द मैप, देखिए ये है कॉन्टिनेंटल यूरोप। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंटल यूरोप को घेरता है और यहां पर है यूनाइटेड किंगडम। कहने को तो ये यूरोप का हिस्सा है लेकिन यहां पर इंग्लिश चैनल है जो यूनाइटेड किंगडम को कॉन्टिनेंटल यूरोप से अलग करता है। तो यहां पर एक घेरेबंदी कर दी गई, यहां के सारे पोर्ट्स को बंद कर दिया गया जो कि अब यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। यहां पर देखिए ये जो लाइन है ये यहां पर पुर्तगाल को छोड़ के आ रही है क्योंकि पुर्तगाल ने इसे फॉलो नहीं किया था और इसी के कारण अटैक भी किया गया था स्पेन के ऊपर, देन पुर्तगाल के ऊपर नेपोलियन के द्वारा। तो यहां पर अगर पुर्तगाल को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देशों का यहां पर घेराबंदी कर दी गई थी। नेपोलियन ऐसा कर भी सकता था, कारण ये था कि यहां पर उस समय तक नेपोलियन ने लगभग या तो हर देश को जीत लिया था या अपने प्रभाव में कर लिया था। रशिया के साथ उन्होंने उनको हरा के एक ट्रीटी भी कर ली थी। तो सभी देशों ने लगभग नेपोलियन के प्रभाव को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए नेपोलियन ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापार करता है तो फिर वो उस देश के ऊपर हमला कर देंगे और उसे जीत लिया जाएगा, ठीक है। ये जो आइडिया था वो कॉन्टिनेंटल यूरोप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का आइडिया था, मतलब कि हम आपस में ही व्यापार करेंगे, खुद से ही व्यापार करके सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन का फायदा, ब्रिटेन जो था उसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से काफी फायदा हुआ था। वहां की इंडस्ट्रीज काफी बड़ी हो चुकी थी, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे उनके द्वारा जो कि सस्ते भी थे। तो इस स्थिति में ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट था वो यूरोप में बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया जाता था जिससे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी फायदा हो रहा था। नेपोलियन ब्रिटेन की इकोनॉमी को चकनाचूर करना चाहता था, इसीलिए उसने 2 स्ट्रेटजीज अपनाई। एक और तो ब्रिटेन के ट्रेड को तोड़ा जाए, दूसरी ओर फ्रांस में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए ताकि फ्रांस उसका फायदा उठा सके, वो फायदा जो अभी तक ब्रिटेन उठाता रहा है। बहुत ही प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी। आज हम देखते हैं ट्रेड वॉर चल रहा है यूएसए के बीच में, चाइना के बीच में। ये एक तरीके का ट्रेड वॉर था जो नेपोलियन ने ब्रिटेन के खिलाफ छेड़ रखा था, ठीक है। जैसे आज सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं कंट्री के ऊपर, यूएस कहता है कि अगर कोई भी देश रशिया के साथ ये ट्रेड करता है तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर देंगे, उनकी कंपनीज को बाहर कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक सिस्टम था जो नेपोलियन ने इजाद किया था। उस समय ये काफी नई बात थी, ठीक है। तो देखिए साइमल्टेनियसली वो ब्रिटेन की ट्रेडिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और फ्रांस की इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे। लेकिन ये जो सिस्टम था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज जो ब्लॉकेड था वो स्मगलर्स ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। जब आप लीगली सामान को अंदर नहीं आने देंगे तो फिर उसकी स्मगलिंग होगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते थे कि उनकी डिमांड यूरोप में बनी रहती थी। नेपोलियन ने उनकी एंट्री को रोक दिया तो फिर उन सामानों की स्मगलिंग होने लगी। ब्लॉकेड जो था वो ब्रिटिश ट्रेड को कमजोर तो कर सका लेकिन उसे समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इसीलिए अगर ब्रिटेन, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, वो ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं भी करता है तो हाँ उसे नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा कि जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाए। उसका जो इतना बड़ा एम्पायर था उसकी वजह से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो सरवाइव कर पाई, ठीक है। ब्रिटेन ऑल्सो इम्पोज्ड ओन ब्लॉकेट। इसके जवाब में ब्रिटेन ने भी एक ब्लॉकेट कर दिया था कि अगर कोई भी न्यूट्रल कंट्री का शिप यूरोप जा रहा है तो उसे ब्रिटेन से होकर जाना होगा। अगर वो और उसके बाद उनको ब्रिटेन को एक लेवी भी देना होगा, टैक्स भी देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें एनिमी शिप की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चूंकि ब्रिटिश नेवी बहुत स्ट्रांग थी तो कुल मिला के देखा जाए तो जो ब्रिटिश सैंक्शन था वो फ्रेंच सैंक्शन से ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। नेवी ऑफ ब्रिटेन वॉज स्ट्रॉन्गर सो देयर ब्लॉकेट वर्क बेटर देन द फ्रेंच, ये बात हमने कर ली। द ब्रिटिश नेवी हैड ऑल्सो स्टॉप्ड अमेरिकन शिप्स। यहां तक कि जो अमेरिका व्यापार कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज के साथ, उन्होंने उसको भी रोक दिया, जिसके रिजल्ट में अमेरिका ने वॉर भी डिक्लेयर किया था ब्रिटेन के साथ 1812 में। हालांकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। इन समरी कॉन्टिनेंटल सिस्टम ने फ्रांस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया कंपैरिजन टू ब्रिटेन, और कुल मिला के इसने फ्रांस की इकोनॉमी को काफी कमजोर कर दिया, ठीक है। लोग काफी डिससेटिस्फाइड भी थे। डिससेटिस्फाइड होने का कारण यह था कि उसके बाद देखिए रशिया ने अपने आप को कॉन्टिनेंटल सिस्टम से बाहर कर लिया। इसके 2 कारण थे। एक और तो नेपोलियन ने कह रखा था कि कोई भी व्यापार नहीं करेगा ब्रिटेन के साथ।
दूसरी ओर वो चूंकि लेदर के सामान बड़े अच्छे बनते थे ब्रिटेन में, तो वो अपने जूते, अपनी हैट, अपनी लेदर की जैकेट खुद मंगवाया करता था ब्रिटेन से। इन बिटवीन जब ब्रिटेन में फमाइन आया तो यूरोप में जैसे कई सारे देशों ने इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो कर रखा था, रशिया ने भी फॉलो कर रखा था, तो रशिया ने इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो करते हुए अनाज देने से इनकार कर दिया ब्रिटेन को। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने खुद अनाज बेचा, किसको? ब्रिटेन को, बहुत ज्यादा पैसे पे। उसे लगा, ऐसा लगा कि मैं अपना अनाज देकर और बहुत सारी जो करेंसी है वो खींच लेता हूं अपने पास, जिससे कि इकोनॉमिकली कमजोर हो जाएगा ब्रिटेन। लेकिन ये बात बाकी देशों को पसंद नहीं आई और रशिया तो इससे काफी चिढ़ गया। उसने कहा कि बताओ, इस सिस्टम के चलते मैंने अनाज अपना नहीं दिया ब्रिटेन को और ये खुद अपना अनाज उसे बेच रहे हैं। तो वो काफी नाराज हो गया, उसने अपने आप को बाहर भी कर लिया। तो इस तरीके से जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था वो फेल हो गया काफी हद तक। इससे फ्रांस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ और ये नेपोलियन का हार का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। तो ये तो हमने देखा पहला कारण। अब आइए देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण था पेनिनसुलर वॉर। देखिए, जो स्पेन है वो इबेरियन पेनिनसुला पर सिचुएटेड है। इबेरियन पेनिनसुला यू कैन सी, इनफैक्ट स्पेन और पुर्तगाल दोनों ही इबेरियन पेनिनसुला पर सिचुएटेड हैं। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो देखिए, यहाँ भी वाटर्स है, यहाँ भी वाटर्स हैं और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो तीन तरीके से ये पानी से घिरा हुआ है, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल दैट पेनिनसुला। तो इबेरियन पेनिनसुला ये है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इम्पोज करने के बाद 1807-1808 के दौरान ये पता चला नेपोलियन को कि जो पुर्तगाल है वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है और उसे सबक सिखाने के लिए नेपोलियन ने अपनी आर्मी भेज दी पुर्तगाल में। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुर्तगाल में आने का लैंड की तरफ से केवल एक ही रास्ता है, दैट इज, अब चूंकि नेवी बहुत स्ट्रांग थी नहीं तो जाने का एक रास्ता था। चूंकि नेवी से जाते तो फिर यहाँ पर ब्रिटेन से उन्हें सामना करना पड़ता। ब्रिटेन की नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी तो लैंड रूट लेना पड़ता। लैंड रूट लेने के लिए स्पेन में आना था, मतलब कि पुर्तगाल तक पहुंचने के पहले स्पेन को हराना पड़ता। स्पेन को हराना इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक अच्छा बहाना था स्पेन को हराने का। तो उन्होंने पहले स्पेन के ऊपर हमला किया। जब स्पेन के ऊपर हमला किया गया तो वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला कि हम तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो भी कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर हमला क्यों किया? जो पीपल थे, लोग थे वहाँ के, उन्होंने विरोध किया नेपोलियन का। कंसिक्वेंटली नेपोलियन ने वहाँ पे स्पेनिश किंग को डिपोज कर दिया, उनके पद से उनको हटा दिया और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहाँ पे सत्ता पे बैठा दिया। नेपोलियन वॉज द पर्सन जो बहुत लंबे समय से मोनार्की का, यानी कि राजशाही का विरोध कर रहा था। अब यहाँ पर नेपोलियन अपने खुद के भाई को वहाँ पे बैठा रहा है सत्ता पर। इससे लोगों को लग गया कि जो परिवारवाद है उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। तो इससे जो स्पेनिश पब्लिक थी, जो स्पेन के लोग थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए, जो कि राजा को सपोर्ट भी करते थे। क्योंकि स्पेन जो था वो कैथोलिक रिलीजन का समर्थक देश था। तो वहाँ के लोगों को लगा कि अगर फ्रांस वहाँ पर आता है तो जैसे फ्रांस में कैथोलिक धर्म को दबा दिया गया है वैसे ही स्पेन में भी दबा दिया जाएगा। तो इस बात से नाराज लोगों ने, या जो वहाँ के पीजेंट्स थे, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर में छुपकर हमला किया जाता था फ्रांस की आर्मी के ऊपर, वहाँ के लोगों के द्वारा, जो कि ट्रेन किए जा रहे थे, जिनको असिस्ट किया जा रहा था ब्रिटेन की ओर से भी। और जो गुरिल्ला वॉरफेयर था उसके लिए जो फ्रांस की आर्मी थी वो ट्रेन नहीं थी। इनफैक्ट कोई भी आर्मी अगर गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा जा रहा है तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वॉरफेयर लगभग 1813 तक चला, ठीक है। इन मीन टाइम ब्रिटेन ने भी अपने ट्रूप्स को भेज दिया रेबल्स को असिस्ट करने के लिए। 1809 में ब्रिटिश फोर्सेस ने, जो कि वहाँ के ड्यूक आए थे, वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वहाँ पे लड़ने के लिए आए थे फ्रेंच फोर्सेस के लिए, उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रगल में एज लेना शुरू कर दिया। फाइनली उन्होंने जो साउथ वेस्ट फ्रांस है 1813-14 के दौरान वहाँ पर भी इन्वेड किया। रिजल्ट ये निकला कि नेपोलियन को लगभग अपने 3 लाख सैनिकों को खोना पड़ा और इस पेनिनसुलर वॉर में उनकी बुरी तरीके से हार हुई। उनकी पावर काफ़ी कमज़ोर हो गई, उन्हें वापस आना पड़ा। देखिए, उन्होंने स्पेन को हराने के बाद पुर्तगाल पे भी कब्जा कर लिया था, बट उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ। और जब इस बात की खबर पहुंची कि हाँ, नेपोलियन जो है वो स्पेन और पुर्तगाल से पीछे हट गया है, वापस चला गया है, तो जो नेशनलिज्म था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो काफ़ी पावरफुल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। नेपोलियन ने जिस तरीके से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था फ्रांस में, वो आइडियाज़ पूरे यूरोप में फैल चुके थे, इंक्लूडिंग स्पेन। तो उन्हें ऐसा लगा कि स्पेन एक ऐसा देश है यहाँ पर फ्रांस के जो डिक्टेटर हैं उनका भाई क्यों रूल करेगा। तो उन्होंने उनके भाई को भी वहाँ से डिपोज कर दिया। इसके बाद स्पेनिश, जर्मन्स, इटालियंस, इन जगहों पर भी नेपोलियन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। वहाँ पर भी जो नेशनलिज्म है वो हाईलाइट होने लगा। तो ये जो कॉन्टिनेंटल, जब हम बात करें पेनिनसुलर जो वॉर है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम तो हमने देख लिया, जो पेनिनसुलर वॉर है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना नेपोलियन की हार का। तब आइए देखते हैं कि अगली गलती क्या की, तीसरी गलती क्या थी नेपोलियन की। दैट वाज इन्वेजन ऑफ रशिया। ये वर्स्ट ब्लंडर था नेपोलियन का जो उसने 1812 में कमिट किया। उसने हमला किया रशिया के एम्परर अलेक्जेंडर वन के ऊपर, या रशिया के जार अलेक्जेंडर वन के ऊपर, जो कि एक्चुअली में नेपोलियन के अलाई थे। वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो भी कर रहे थे
और इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन को अनाज देने से भी इनकार कर दिया था जब ब्रिटेन में फमाइन आया था। तो उसके उलट फ्रांस ने खुद ही बहुत ही महंगे दाम पर ब्रिटेन को अनाज बेचा। इस बात से नाराज रशिया ने खुद को कॉन्टिनेंटल सिस्टम से बाहर करने की घोषणा कर दी। इस बात से नाराज नेपोलियन ने यानी कि फ्रांस ने 6 लाख की आर्मी के साथ मार्च किया, अटैक किया जून 1812 में रशिया के ऊपर। जो इतनी बड़ी आर्मी थी नेपोलियन की 6 लाख की, इसमें सारे फ्रांसीसी ही नहीं थे। जो वो अन्य देशों को जीतता था वहां से भी लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया जाता था। इसीलिए इस आर्मी की सिंपैथी बहुत ज़्यादा थी नहीं नेपोलियन के प्रति, इसीलिए भी ये इंटरनली थोड़ी कमजोर थी। इसके अलावा देखिए, जो आर्मी रशिया में एंटर करती है तो रशिया ने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपने लोगों को वेस्टर्न बॉर्डर्स की ओर खींचना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो लड़ाई लड़ते नेपोलियन के साथ, एक छोटा सा कन्फ्रंटेशन हुआ, क्योंकि जब वो मॉस्को में एंट्री करने वाले थे तो जो जार थे वो नहीं चाहते थे कि मॉस्को को जीता जाए, और नेपोलियन को ऐसा लगता था कि जब वो मॉस्को जीत लेंगे तो उसके बाद जो जार हैं वो सरेंडर कर देंगे। तो एक लड़ाई होती है जिसमें जो नेपोलियन थे वो सक्सेसफुली मॉस्को तक पहुंचने में सफल होते हैं। अब इसे जीत कहा जाए, हार कहा जाए, ये तो गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो नेपोलियन को वापस आना ही पड़ा था बिना कुछ हाथ में लिए, ठीक है। तो जब वो मॉस्को पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा था कि मॉस्को में जब वो पहुंचेंगे तो जो जार हैं वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन जब वो मॉस्को पहुंचे तो वहां पर देखा उन्होंने कि वहां के लोगों ने अपने घरों को जला दिया था, खेतों को जला दिया था, कैटल्स को स्लॉटर कर दिया था, पानी में जहर मिला दिया था। उनको ना तो वहां कुछ खाने को मिला और ना ही पीने को, और ये नज़ारा उन्हें पूरे रास्ते देखने को मिला था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो अपने घरों को जला देते थे, खेतों में आग लगा देते थे, पानी में जहर मिला देते थे, अपने पशुओं को स्लॉटर कर देते थे या फिर साथ लेकर चले जाते थे, और जो पीछे के लोग थे वो उन्हें सहारा दे देते थे। तो इससे उनकी आर्मी को ना तो कुछ खाने को मिल रहा था और ना ही पीने को। दूसरी ओर ठंड बढ़ने लगी, ठीक है। दिस वॉज एन इफेक्टिव पॉलिसी बिकॉज फ्रेंच सोल्जर्स नीडेड टू डिजर्ट द आर्मी सर्च फॉर द फूड। द इंपॉर्टेंट बैटल टुक प्लेस September 1812 एट बोरोदिनो। फाइट रिमेन्ड लार्जली इंडिसिसिव बट गिव अ नैरो विक्ट्री टू नेपोलियन। वही जो मैं बता रहा था कि जिसके बाद उन्होंने मॉस्को पे कब्जा कर लिया था। 1812 की लड़ाई थी बोरोडिनो में, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को पे कब्जा कर लिया था। इसीलिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि नेपोलियन को इस वॉर में जीत हासिल हुई थी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने मॉस्को पे कब्जा तो कर ही लिया था, लेकिन इसे जीत भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ फायदा तो हुआ नहीं। ऐसा तो था नहीं कि रशिया ने सरेंडर कर दिया या फिर आप वहां से कुछ लेकर आ पाए, फिर तो आपको वापस आना पड़ा खाली हाथ। तो इसीलिए इसे नेपोलियन की हार भी माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता था कि रशिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है कि आप उसे हरा तो सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते। यहाँ पे हरा तो दिया गया रशिया को, लेकिन वो रशिया को जीत कहाँ पाए, क्योंकि रशिया ने तो सरेंडर ही नहीं किया। जब वो मॉस्को में गए तो उन्हें ऐसा लगा कि रशियन सरेंडर करेंगे। काफी दिनों तक वहां रुके रहे, लेकिन जार ने सरेंडर किया नहीं। फिर उन्हें लगा कि यहाँ रुकने का कोई फायदा है नहीं। उन्होंने बोला कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन क्लाइमेट बहुत ठंडा हो चुका था। -30 डिग्री का टेम्परेचर चला गया था। वो जून में आए थे, उस समय जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, लेकिन अब ठंडी बहुत बढ़ चुकी थी। बहुत सारे जो लोग थे वो अब मरने लगे थे ठंडी की वजह से। जब वो वापस पहुंचते हैं तो वो 1 लाख की आर्मी के साथ वापस पहुंचे, और उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो लड़ने की स्थिति में थे। ये डेटा वैरी कर सकता है, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि वो 4,20,000 की आर्मी के साथ गए थे, 30,000 के साथ वापस आए थे, जिसमें से 10,000 ही लड़ने लायक थे। तो डेटा पे मत जाइए, कुल मिला के बात यह है कि बहुत कम आर्मी के साथ वापस लौटे, उनमें भी लड़ने लायक बहुत कम बचे थे। उसके बाद इसका फायदा जो अपोजिशन में लोग थे, जो विरोधी थे, उन्होंने फायदा उठाया। बैटल ऑफ लिप्जिग में हार हुई। इस कोलिशन के द्वारा नेपोलियन को हराया गया और उन्हें एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया। नेपोलियन फिर वापस आते हैं, 100 दिन तक रूल करते हैं, उन्हें फिर हराया जाता है। वाटरलू के वॉर में सेंट हेलेना पे 6 साल के लिए भेज दिया जाता है। 1821 में उनकी मौत हो जाती है। किस कारण से हुई, इस पर विवाद है। तो ये कहानी तो हम पहले भी सुन चुके हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेपोलियन का अंत हो गया, उन्होंने क्या क्या गलतियां की। तो आइए देखते हैं कि नेपोलियन के डिक्लाइन के क्या कारण रहे। पहला, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, एक्सप्लेन कर चुका हूं, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। दूसरा, पेनिनसुलर वॉर, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तीसरा, अटैक ऑन रशिया, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तीसरा, एक साथ कई सारे फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ना, जैसा कि हम देख रहे हैं कोलिशंस बनते थे और वो एक साथ कई सारे देशों से लड़ रहे होते थे। इससे उनकी जो आर्मी थी वो कमजोर हो जाती थी, ये उनकी हार का कारण था। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म का राइज हुआ, इसकी वजह से हार हुई। स्पेन में उनकी हार हुई, पुर्तगाल में उनकी हार हुई, बाकी और देशों में भी उनका विरोध शुरू हो गया। इस वजह से भी वो हारे। उनकी नेवी कमजोर थी, ब्रिटिश नेवी हमेशा एज ले लेती थी। लैक ऑफ एबल एडवाइस, जो उनके एडवाइस देने वाले लोग थे वो उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें एबल एडवाइस नहीं मिल पाती थी। और इस वजह से भी दूसरी बात ये भी कहा जाता था कि वो लोगों की सुनते भी नहीं थे, वो अपने मन का ही करते थे। इस वजह से भी उनका डिक्लाइन हुआ। और पर्सनल वीकनेसेस, इसको अगर हम बहुत हाईलाइट ना करें तो वो
लोगों को हमेशा खुद से इन्फीरियर मानते थे, इसीलिए वो लोगों की विल या लोगों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इस वजह से भी उनकी हार हुई। तो कुछ कॉजेज हैं, अगर आप इसे लिखें भी तो अंत में लिखें। देखिए, पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसे ऊपर अथवा नीचे रखना चाहिए। कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम था, तो जब भी आप डिक्लाइन के कारण को लिखें तो सबसे पहले इसे ही लिखें, फिर आप पेनिनसुलर वॉर को लिख सकते हैं, अटैक ऑन रशिया को लिख सकते हैं, बाकी पॉइंट्स आप बाद में लिखिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हो उसे ऊपर लिखें, ये रूल होता है आंसर राइटिंग का। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे नेपोलियन डिक्लाइन करता है, तो ये पूरा इश्यू हमने देख लिया। इसके बाद वियना में कांग्रेस बुलाई जाएगी, कई सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू।